रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा, फिर आप देख लो यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था। रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे कहते हुए कोई खुशी नहीं महसूस होती है कि जब से नरेंद्र मोदी इस मुल्क के वजीर आजम बने हैं, बजाय देश को कुछ देने के, बजाय आवाम को कुछ जनता को देने के, उन आवाम को बोलते मेरे को दो, मेरे को दो। अब हो क्या गया है कि पिछले 11 साल में आवाम को कुछ नहीं मिला। इस मुल्क को ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की। बीजेपी ने इस मुल्क को शक दे दिया। इस देश को जरूरत थी सच्चाई की, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। इस देश को जरूरत थी कि हम सीना तान कर पूरी दुनिया के सुपर पावर बन जाएं। गरीबों को क्या मिला 11 साल में? गुर्बत और रुसवाई मिली। जहां पर उम्मीदें बढ़ना चाहिए था, उम्मीदों की जगह पर खौफ बढ़ चुका है। ये 11 साल का असली रिकॉर्ड है बीजेपी का, जब से इस मुल्क में कानून, जब से ये लोग इख्तिदार पर आए हैं। और हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये कहती है, क्या बोला उन्होंने, कि तारीख का बदला लेने का है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लेना होगा। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से कि तारीख का बदला किससे लेंगे आप? पुष्पमित्रा संघा से लेंगे आप? वो पुष्पमित्रा संघा जो कई मंदिरों को तोड़ता था, उनसे लेंगे? किससे लेंगे आप? रावण जो जुल्म किया उसका बदला किससे लेंगे आप बताओ? पांडवों ने जो जुल्म किया, कौरवों ने जो जुल्म किया, उसका बदला किससे लेंगे आप? बताओ किससे लेंगे आप? आपने अंग्रेजों की तायीद की थी, उसका कौन जवाब देगा? और हमारे जो बुजुर्ग थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जौहर बरादरान हो, और फिर आपके यूसुफ मेहर अली हो, गांधी हो, नेहरू हो, ये जो बड़े बड़े मुजाहिदीन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हैदराबाद के मक्का मस्जिद के इमाम मौलवी अलाउद्दीन जो अंग्रेजों के खिलाफ पहला मुजरिम था काला पानी का, वो तारीख से बदला लेने के लिए इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद नहीं करवाया, बल्कि इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद करवाया। क्यों? ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बोलते हैं कि तारीख से बदला लो। कौन तारीख से बदला लेंगे? जो दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों के खून से होली खेली गई, उसका बदला किससे लेंगे आप? आसाम में नेल्ली का मैसेकर हुआ, उसका बदला किससे लेंगे आप? अरे लंबी फेहरिस्त है। और फिर हमारे मुल्क के वजीर आजम बोलते हैं, बल्कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे सदर जमहूरिया के खुतबे में, जिसका जवाब शायद कल वजीर आजम देंगे लोकसभा में, उन्होंने सोमनाथ की मंदिर का जिक्र किया था। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आप सोमनाथ के बारे में बोले थे ना, तो सोमनाथ के बारे में आप बताओ। गोलवालकर ने, ये पढ़ के सुना रहा हूं आपको, ये गोलवालकर आरएसएस के सरसंघचालक थे। दूसरे,
जनवरी 4, 1950 आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजर मैगजीन है अंग्रेजी का, उन्होंने इसमें लिखे, मोदी सोमनाथ की मंदिर में जो सोना लूटा गया उस पर मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की मैगजीन में गोलवालकर ने क्या लिखा मैं बोलता हूं, उसका 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। Mahmud Ghazi made the local chieftains to believe that Saurashtra had expansion designs against them. In their folly and pettiness, they believed him and they joined him. अब ये सुनो आप, when Mahmud Ghaznavi launched his assault on the great temple, it was the Hindu blood of our blood, flesh of our flesh, soul of our soul, who stood in the vanguard of his army. Somnath was desecrated with the active help of the Hindus. These are facts of history. मोदी जी ये कौन लोग थे बोलो आप? गोलवालकर के बारे में मोदी इतना तारीफ लिखे अपनी किताब में कि मैं राजनीति में आया उनकी वजह से, बोले उन्होंने। फिर बाद में 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बोले कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ, बोले मैंने हाँ नको बोले उन्होंने, मैं अपनी अम्मा की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के हुक्म से। मगर ये आप सोमनाथ के बारे में बोलो, आप किससे बदला लेंगे? तो इस तरह की बात की जा रही मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि जो भारत की 60% आबादी है वो 40 साल से कम उम्र की है, वो बोल रही नौकरी दो, वो बोल रही इज्जत दो, वो नौजवान बोल रहे मुझे घर दो छोटा मोटा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस बोल रही सोमनाथ के बारे में ये बोल दो, तारीख का बदला ले लो, इसको बांग्लादेशी बोल दो, कश्मीर से गरीब आकर स्वेटर बेचता उसको मार के पीट दो, उसी पे तुम काम पे लग जाओ बेटा, नौकरी तो कुछ है ही नहीं। 60% आबादी इस देश की 40 साल से कम उम्र की है। मैं हमारे हिंदू नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आपको मुझसे नफरत है जरूर रखो आप, मुझे इसका कोई एतराज नहीं है, मगर कभी तुम ये तो सोचो कि इस देश का क्या होगा। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है मगर आपको इस पे काम पे लगा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है इस बात पर, निहायत ही अफसोस होता है कि आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ वो भी उन्होंने बोले उन्होंने। अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी हुई, नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई क्या हुआ? अरे उन्हें मीडिया मिलना चाह, नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि 70 साल वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा एड्रेस लिखा हुआ था, तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा। ये नहीं तू निकाल देना। ये दीपक साहब आए, आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। क्या गलत किया था बोलो? वो एक गरीब मजलूम की मदद करना गुनाह है क्या? और फिर उसके जिम के सामने जाकर खड़े होकर 71 गालियां उसको दिए, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल ये हमारे देश में हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भारत को एक ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की जरूरत थी, बीजेपी ने शक को आम कर दिया।
जहां पर भारत में सच्चाई की जरूरत थी, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। जहां पर लोग अपना सीना चौड़ा करके फख्र महसूस कर रहे थे कि वहां पर आपने उनको उनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई दे दी। हद तो ये हो गया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। क्या हो गया आपको बता रहा हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़िराअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते हैं। तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री। तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप? उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना। और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप? आप तो मियां के नाम से नफरत करते हैं। आसाम में इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की, और उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के वजीर आला? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं अक्सरती तबके के लोगों को। ये देखो, ये वो लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात पर गौर करिए। अब मीडिया के लोग पूछेंगे आप उनके बारे में बोले थे, हां बोला, मगर ये भी बोल रहा हूं भारत के संविधान में आर्टिकल 256 से आइन में, जिसमें मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदेश, रियासत आइन के कानून पर अमल नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 256 क्या कहता है मोदी जी आपको मालूम? जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया उस कानून पर अमलावरी होनी चाहिए, आर्टिकल 256 बोलता है। और अगर कोई रियासत कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आर्टिकल 355 में मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि रियासती हुकूमत संविधान और आइन के मुताबिक काम करे। अब बताइए, बीजेपी की सरकार जो भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या आर्टिकल 256 और 355 का हवाला देंगे? और फिर आसाम का वजीर आला अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत का आइन आसाम पर लागू नहीं होता? क्या बताओ? एक इंसान की डिग्निटी, इज्जत एक फंडामेंटल राइट है, मालूम आपको? किसी की भी इज्जत का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, चाहे वो किसी मजहब का हो,
चाहे किसी जात बरादरी का हो। राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है और आसाम के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओडिशा में क्या हुआ? एक ईसाई पादरी है, बिपिन बिहारी नायक नाम है उनका। बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद बिपिन बिहारी नायक के मुंह में गोबर डाल दिया गया, लकड़ी से मारा गया, उनके सर पर लाल सिंदूर लगाया गया, गले में चप्पलों का हार डालकर पूरे गांव में उसको परेड करवाया गया। ये डिग्निटी है? अगर उन्हें ईसाई है तो आप मारेंगे उसको, उसके मुंह में गोबर डालेंगे? यह कानून है? और बोलते हो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। ओडिशा बालासोर में शेख मकानदार मोहम्मद गाड़ी से उतारकर बोले जीएसआर का नारा लगाओ, फिर मारा गया, पीटा गया और शेख मकानदार मोहम्मद की मौत हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, दुकानों को, घरों को जला दिया गया। उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में एक मस्जिद को जलाने की भी कोशिश की गई। झगड़ा क्या था? चंदे के पैसों का। अब बताइए आप, फिर 256 और 355 का इस्तेमाल नहीं होगा क्या? क्या होगा फिर? इतने हमले, इतनी गंदगी, इतने इल्जामात। कश्मीर का गरीब मुसलमान ले जाकर स्वेटर बेचता है, पकड़कर उसको मारते हैं, उसका मारकर वीडियो निकालते हैं, उसका सर फोड़ देते हैं। अरे कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, तो क्या कश्मीर अटूट हिस्सा नहीं है भारत का? कैसे आप किसको मारते हैं? मगर बीजेपी कह रही है कि तुमको जो चाहे कर लो, मगर मोदी जी से नौकरी मत पूछो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब तो हद ये हो गई। हम हमारे हिंदू भाइयों से कहना चाह रहे हैं, खास तौर से हमारे बैकवर्ड क्लास के हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं। यूजीसी के रेगुलेशन निकले, यूजीसी का रेगुलेशन निकला कि यूनिवर्सिटी में किसी अकलियती बच्चे से या बच्ची से, बैकवर्ड क्लास के बच्चे या बच्ची से, दलित या आदिवासी के जो भी तालिब इल्म से कोई भेदभाव नहीं होगा। उसके खिलाफ पूरा तूफान खड़ा कर दिए। टीवी के जितने एंकर हैं वो तमाम के तमाम आला जात के हैं। इनके पेट में दर्द हो गया और बोले ये कैसा होगा? अरे पागलों, भारत के आईन में इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करता है। दो ताकतवर लोगों में इक्वालिटी की बात नहीं होती। जो कमजोर है उसको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर मैं यहां ऊंचा खड़ा हूं, आप नीचे खड़े, तो आपको यहां तक आना है, मैं ऊपर नहीं जाना। आप यहां तक आना, उसको इक्वालिटी बोलते और आप उसको खिलाफ हो गए। सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात भारत का संविधान, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कर कहता है, रोज जजमेंट है शायद। सुप्रीम कोर्ट में गए, नरेंद्र मोदी की सरकार अपने रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में बचा नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। हम हमारे दलित भाइयों को भी वार्न कर रहे हैं, अगर यही रवैया रहेगा तो फिर SC ST एट्रॉसिटीज एक्ट पर भी कभी ना कभी ये संघ परिवार के लोग इस पर भी रोक लगा देंगे। सोचो आप कि यूजीसी का रेगुलेशन है और उसके मिनिस्टर हैं एक साहब, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है। उनके खिलाफ एक कट्टर बीजेपी के चाहने वाले का वीडियो देखा, बकवास गंदगी की बात कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान साहब के बारे में। मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं, वो बीजेपी के मगर एक मंत्री है भारत का। बोल रहा कि चप्पल लेके मारो उनको। नहीं मेरे भाई, ये हम में अब उदय बर्ताव गलत है। आप देखिए, कोई नहीं बोलता बीजेपी वाले, और बोलते हम, अच्छा मोदी क्या बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर, मैं खुद पार्लियामेंट में
11 साल में मोदी मेरे ख्याल से 4 मरतबा बोले पार्लियामेंट में, ऐसा मारते सीने को, सबसे बड़ा बैकवर्ड क्लास का नेता मैं हूं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में रोकेगा ही क्यों नहीं आप? ऐसा मारो, खाली सीने पे मारे तो हो जाता। अरे दिल में दर्द होना गरीबों के वास्ते। आपने रेगुलेशन बनाया मगर सुप्रीम कोर्ट में टाइम टाइम हो गया। अच्छा फिर आप देख लो, यही रेगुलेशन क्यों बनाया गया था? रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का बच्चा, उसकी मौत हो गई, और एक मुस्लिम बच्ची डॉक्टर थी, आदिवासी थी, पायल टाडवी, उसको उसके मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की गई तो बच्ची की मौत हो गई। उनके लिए कानून बनाया गया था ये, मगर आज आप सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को, अपने ही रेगुलेशन को वो नहीं कर सके। और बीजेपी वाले बोलते हम विश्व गुरु हैं। अच्छा ये तो बताओ, ट्रंप ने बोल दिया आपको तुम रशिया से तेल नहीं खरीदना, मोदी जी बोले कब बंद करूं? ट्रंप बोला यू मस्ट नॉट बाय, मोदी जी बोले यस एग्रीड, वो बंद कर दिए। क्यों? ट्रंप बोले ये नेशनलिज्म है आपका। एक गोरा चमड़ी का कोई शख्स बोलेगा हम सुनेंगे उसको? देश के लिए जो होगा वो अच्छा हम करेंगे। अमेरिका का सदर है, भारत का नहीं है तू अमेरिका के लिए क्या करता कर ले, मगर हमारा देश हमारा रहेगा। तू वहां बैठ के हमको बोल रहा किससे तेल खरीदना नहीं खरीदना। और आप देखो देशभक्ति की बात, राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, अरे कैसा राष्ट्रवाद है ये तुम्हारा? एक गोरा चमड़ी का बोल रहा है तेल नहीं खरीदना और आप बंद कर दिए। मगर आप देखो क्यों बंद करो बोला? क्योंकि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा और यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, रशिया के भी मर रहे हैं, मगर अमेरिका के सदर को तकलीफ हो रही है, यूक्रेन नहीं मरना। मगर अफसोस इस बात का होता है कि इजराइल की फौज ने गाजा में अब इकरार कर लिया कि 70,000 फलस्तीनियों की मौत हुई है। 70,000। उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है ट्रंप के पास। हमको बोल दिए तेल मत लो रशिया से, हम मोदी जी बोले ओके। मगर यही भारत से हमारे ड्रोन बनकर इजराइल को जा रहे हैं। ट्रंप ये नहीं बोलता ये बंद करो, समझे आप? तेल नहीं लेना रशिया से क्योंकि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है उसके खिलाफ, वो इंग्लैंड को नहीं जा सकता, स्विट्जरलैंड को नहीं जा सकता, वहां गया तो पकड़ लेते उसको। हम देश के वजीर आजम से पूछ रहे हैं कि बताया गया कि आप इजराइल को जाने वाले हैं। मोदी जी आप बेंजामिन नेतन्याहू को बोलकर सिर्फ गाजा में 15 मिनट के लिए जाइए, 15 मिनट के लिए गाजा में जाकर देख लो आप कि उस गाजा में जहां पर लोग 30 लाख के करीब लोग रहते थे, वो खंडेर बन चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बमबारी कर करके गाजा को बर्बाद कर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे, उनको हम याद दिला रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसके खिलाफ केस चल रहा है। और अगर कल कोई आरएसएस और बीजेपी का एक शख्स उठ के बोलेगा ओवैसी तेरे को बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में तुम क्यों बोले, मैं जानता हूं आपके भाईजान है, मेरे नहीं है।
और इंटरनेशनल कोर्ट ही था। सुनो आरएसएस बीजेपी वालों, इसी इंटरनेशनल कोर्ट को हम गए थे। क्यों गया था भारत? क्योंकि हमारा एक बहादुर भारत का नागरिक जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। बीजेपी वालों, तुम भूल गए, मगर ओवैसी नहीं भूलाए कुलभूषण को। कुलभूषण हमको याद है, और उसी कुलभूषण को पाकिस्तान की वो जोकर अदालत ने फांसी की सजा दी थी। तो भारत गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसके सजा का स्टे दिलाया था। वही कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया। जेनोसाइड, नस्लकशी हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बताइए आप, ये राष्ट्रवाद है? हम तेल नहीं लेना, अरे लात मारना था, जिससे चाहे हम तेल लेंगे। तुम कौन होते हमारे को? नहीं, तुम जाके वेनेजुला का लो। हमको बोल रहे वेनेजुला का तेल बड़ा गाढ़ा होता है। नहीं है, वो हर तेल होता है। रशिया का तेल उसमें ज्यादा आसानी से बनता है। अब वेनेजुला का तेल हम लिए तो उसको केरला में जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जो फैक्ट्री, वहां पर जाकर उसको सही करना पड़ता। आखिर क्या है ये फॉरेन पॉलिसी आपकी? क्या फॉरेन पॉलिसी आपकी, बताओ? और फिर ये गाजा में पीस बोर्ड, अरे कहीं का पीस बोर्ड? वो पीस बोर्ड में हम कैसे जा सकते जिसमें एक फलस्तीनी नहीं है? एक फलस्तीनी नहीं है। और फिर बीजेपी वाले राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि चाइना हमारी देश की जमीन पे घुस के बैठा हुआ है। मेरा भारत के प्रधानमंत्री से एक सवाल है, क्योंकि लोकसभा में तकरीर का मौका नहीं मिला, मैं दिल की भड़ास आदिलाबाद में आके निकाल रहा हूं। अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने चाइना को बफर जोन बनाने क्यों दिया? क्यों बफर जोन बनाने दिया? और फिर जो चाइना का परसेप्शन है एलएसी का, मोदी जी की सरकार ने उसको रेफरेंस पॉइंट बना दिया बफर जोन का। तीसरा, एक बहुत बड़ी मैगजीन है इकोनॉमिस्ट, उसका रिपोर्टर दिसंबर 2025 में उसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने लद्दाख को लेकर गए। उन्हें वहां जाकर देखकर क्या बोला मालूम आपको? उन्हें जाकर बोला कि चाइना वहां पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया भारत से 4 गुना ज्यादा। जिसको आप लेके गए उन्हें लिख रहा, मेरे को नहीं लेके गए। अगर मेरे को लिख जाते बोलते नहीं नहीं, तो मियां है मियां भाई है, क्या करते? और फिर हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप चाइना से क्यों डरते? क्यों डरते चाइना से? चाइना से दोस्ती क्यों हो रही है? आपको मालूम, मैं बीजेपी आरएसएस वालों को राष्ट्रवाद का हवाला देकर कह रहा हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पूरा देश एक हो गया था। 80% हथियार वो जोकर पाकिस्तान के पास चाइना का है। 80% हथियार। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो चाइना सैटेलाइट इमेजेस दे रहा था। अपने एयरफोर्स के फाइटर दिया, J-10 दिया। ना अमेरिका हमारी इज्जत कर रहा है, इररिलेवेंट बना रहा है, और चीन बोल रहा हम जंग रुका ऑपरेशन सिंदूर। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हर एतबार से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। अब लोग बोलेंगे इलेक्शन जीत रहे, अरे इलेक्शन जीतने वाला अगर सामने मुकाबला करने वाला कमजोर रहा तो मेरी क्या गलती है? हम बिहार में गए, वहां पर भी बोले नहीं जीतते, हम बोले जीतते। नहीं जीतते, हम बोले जीत के दिखाते।
सब बोल दिए नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। हमारे 4 एमएलए को तोड़ लिए। हम बोले तुम एमएलए को तोड़ लिए, मगर सीमांचल की जनता से जो हमारा मोहब्बत का रिश्ता है वो कल भी था, आज भी और सुबह कयामत तक रहेगा। हम दोबारा जीत गए तो बोले नहीं इन्हों मजहब का इस्तेमाल करे। हाँ, मजहब का इस्तेमाल करे। काय का मजहब का इस्तेमाल करे? संविधान के दायरे में रहकर अगर आप बात करने की तुम में सलाहियत नहीं है तो मैं गूंगों को नहीं सिखा सकता। हम जीत गए, पूरा आसमान सर पर उठा लो, जीत गए जीत गए जीत गए। ऐसा दिख रहा था कि इनके घर से जहेज उठा के भाग गए हम। महाराष्ट्र का बल्दिया का इलेक्शन आया, वो तो तुम देख लो। महाराष्ट्र का इलेक्शन आया, वो औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ टिकट नहीं दे तो रोते ना लोग। जाहिर है, फितरी चीज है। और होगा 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 होगा। कोई बोला ओवैसी का जनाजा निकल गया। अरे मेरा बाबू, मैं मरने को तैयार हूं तो तैयार है क्या बोल। इलेक्शन हुआ औरंगाबाद में 33 कॉरपोरेटर मजलिस के जीते। 33 कितने जीते? 33। वो शिंदे के कितने जीते? हमारे से कम। अब बोलो आप। फिर बोले नहीं नहीं वो मालेगांव 21, फिर वहां चले आओ धूलिया 10, नांदेड़ 14, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर, आरएसएस का हेडक्वार्टर है। वहां पर हमारे 6 कारपोरेटर जीतकर हरा झंडा दिखाए। अब इनको समझ में नहीं आ रहा। नहीं 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 नहीं, इन्हों भड़काऊ भाषण देते। अरे भड़काऊ भाषण जब से दे रहा हूं मैं, कौन सी भड़काऊ बात करा बोलो? मैं किसी मजहब के बारे में बोला, खिलाफ बोला? मगर इनको बस हर नहीं नहीं नहीं, तुम बोल क्या बोले बाबा? तुम भी बोलो ना। बोलने का सलाहियत भी होना पड़ता। 125 का बंबई में, मुंबई में 8 कारपोरेटर, 8। सब समझे नहीं होता, हम बोले होता, अल्लाह करने वाला इंशाअल्लाह। मुंबई में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी समाजवादी पार्टी के मिले हैं, 8 वार्ड है। बिहार में अखिलेश यादव अपने पूरे एमपीओं को भिजा दिए बिहार को, खाली जाके कुछ नहीं करना, सुबह शाम खाली ओवैसी ओवैसी, मंदलिस 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 मंदलिस, पूरा कर लिए जो बोलते बोलते। अने कोई चीज बाकी नहीं रखे, सब बोल दिए। वहां हार गए। हम बोले ठीक है प्यारे, अब सांप की दुम पे पैर नहीं रखूंगा, सर पे रखूंगा मैं। अब वहां गए, अल्हम्दुलिल्लाह बलाला साहब इंचार्ज थे। अतीक हमारा बच्चा कैंडिडेट था। असेंबली इलेक्शन हुए, सिर्फ 11-12 हजार वोट से कम लाया था, सेकंड आया। अब 8 में से 6 कॉरपोरेटर मजलिस के जीते। 8 में 6, उसमें एक दलित है उबाले साहब। और असेंबली इलेक्शन से 20,000 बढ़ के वोट मजलिस को मिले। इन्होंने बोले क्या हो रहा भाई? नहीं, मशीन में कुछ कर दिए होंगे इन्होंने। अब क्या बोलना है लोग? और फिर पूरा गेम बदल देंगे। आदिलाबाद में भी पूरा गेम बदल देंगे। बदल देंगे ना पूरा गेम।